नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वाईटी क्लास बाय यूनुस सर इस यूट्यूब चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती इस किताब में दी हुई पहली कविता जिसका नाम है चांदनी रात, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का पठन करूंगा, उसके बाद में आपको मेरे पीछे इस कविता को दोहराना है। तो चलिए आइए अभी हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता पहली, चांदनी रात, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त इन्होंने। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही सच्च चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। चांदनी रात इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और 12 दिसंबर 1964 के दिन उन्होंने जीवन की आखिरी सांस ले ली। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना रखते थे। प्रस्तुत कविता चांदनी रात, इस कविता का अंश उन्होंने पंचवटी इस खंड काव्य से लिया हुआ है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ वर्णन किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया हुआ है। तो आइए हम इस कविता के हर एक छंद का भावार्थ समझेंगे, साथ ही हर एक छंद में आए हुए शब्दार्थ का भी बोध करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। देखो, कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही है। पृथ्वी से आकाश तक सभी जगह चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि धरती और आकाश में कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह अपनी किरणों से जल और धरती दोनों से खेल रही है। चलो आइए इस कविता के दूसरे छंद के भावार्थ को समझेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि कह रहे हैं कि पृथ्वी हरे घास के तिनकों की नोकों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। तिनकों के रूप में उसका रोमांचित होना हमें दिखाई दे रहा है, अर्थात तिनकों की नोक चांदनी में चमकती है
तीसरे छंद में कवि कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कि मंद सुगंधित वायु चारों ओर बह रहा है, ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसे आनंद ना हो। चारों ओर यह वायु, यह हवा फैली हुई है, और यह वायु कैसा है? सुमन, स्वच्छंद है, और उसका जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, वह बहुत सारे दिशाओं को महका रही है। चौथा छंद, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस चौथे छंद के द्वारा कवि हमसे कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है, इंसान दिन भर काम करता है और रात में आराम करता है। हर किसी इंसानी चीज को आराम करने की जरूरत होती है, लेकिन निसर्ग जो है, प्रकृति जो है, ये दिन रात अपने काम में लगी हुई रहती है। जो नियति नटी है, उसके जो कार्यकलाप है वो अविरत चलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होते। लेकिन प्रकृति कभी भी अपने कार्यों को शोर करके नहीं करती, वह अपने कार्य एकांत भाव से चुपचाप करते रहती है। फिर कवि पांचवें छंद में कहते हैं कि बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस पांचवें छंद में कवि कहते हैं कि वसुंधरा जो है, धरती माँ, ये मानो आकाश में उन चांदनी को बिखेर देती है, और फिर जब सवेरा होता है तब सवेरे सूरज जो होता है, रवि, उन तारों को समेट लेता है। हम देखते हैं कि जब रात को आकाश में चांदनी होती है, जब सवेरा होता है तो वह चांदनी हमें नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि सूरज निकल जाता है। तो कवि ने कल्पना की है कि मानो जैसे सवेरा जैसे ही होता है तो सूरज अपनी किरणों से उन चांदनी को अपने पास में समेट लेता है। इस छंद में कवि कह रहे हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इस छंद के द्वारा कवि हमसे कह रहे हैं कि जब रवि डूबता है, सूरज जब ढलता है, तब वह अपनी जो विरामदायिनी है वो संध्या को यानी शाम को देकर जाता है। और फिर शाम को जैसे ही शाम होती है, रात होती है, फिर से आकाश में चंद्रमा आ जाता है। वह मानो जैसे सूरज का रूप उसने धारण कर लिया हुआ है, अपनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा हुआ है कि शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो ऐसा कहा गया है जैसे मान लो चंद्रमा ने सूरज का ही रूप अपना लिया हो। ये जो छंद दिया हुआ है, इस छंद को हम पढ़ते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इस छंद के द्वारा कवि हमसे कह रहे हैं कि पंचवटी की जो छाया है, उस छाया में एक सुंदर खूबसूरत पत्तों से बना हुआ एक झोपड़ी बनी हुई है। पर्ण कुटीर बना मतलब एक झोपड़ी बनी हुई है, और उस कुटिया के सामने, उस पर्ण कुटीर के सामने एक स्वच्छ सुंदर शिला, शिला यानी पत्थर, उस पत्थर पर एक वीर निर्भीक यानी निडर होकर बैठा हुआ है। और इस छंद में कवि हमसे कह रहे हैं, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि हमसे कह रहे हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार तो आराम कर रहा है, सो रहा है, फिर यह कौन है जो जाग रहा है। देखो, कवि हमसे कह रहे हैं कि हमें आराम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकृति, निसर्ग एक ऐसी शक्ति है जो
2400 घंटे काम करते रहती है। वह उसकी तुलना योगी से की हुई है कि योगी जैसे दिन रात साधना में व्यतीत होते हैं, उसी तरह यह जो प्रकृति है, ये जो निसर्ग है, यह भी योगी जैसा हमें दृष्टिगत यानी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार कवि ने चांदनी रात इस कविता के माध्यम से प्रकृति और निसर्ग के सुंदर रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर ऐसे शब्दों में किया हुआ है। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी नज़र आती है या कुछ मुझे आपको बताना है तो आप इस वीडियो को कमेंट भी कर सकते हो। और अगर इस प्रकार के वीडियो आपको देखना है तो आप मेरे इस YT क्लास बाय यूनुस सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।